हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन, विजिल आईएएस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग लर्निंग सेशन। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को घबराहट जो होती है वो आंसर राइटिंग से होती है। यदि उन्हें कहा जाए कि आपको रोज़ आधा घंटे 1 घंटे प्रैक्टिस करना है तो वो आंसर राइटिंग से जी चुराती है। उनको लगता है कि कहीं बना बनाया सारा कुछ मिल जाए और हम उसको याद कर लें और याद करने के बाद हम उसको एग्ज़ाम में लिख दें। लेकिन अगर आपने एमपीपीएससी 2020 के क्वेश्चंस पेपर्स देखे होंगे तो उसमें इस विधा का रोल ज़्यादा नहीं है। तो मित्रों, आज हम आपके सामने एक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और जिन लोगों ने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा एमपीपीएससी में वो इससे अपनी तुलना कर पाएंगे, या वे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले वर्ष के पेपर्स का सॉल्व किया होगा अपने घर पर या अपने से या किसी और के माध्यम से, वो भी अपनी तुलना कर पाएंगे। तो आइए हम जल्दी से उस प्रश्न को देखते हैं। एमपीपीएससी 2020 के प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट ए में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया था जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो प्रश्न था ये देखने में बहुत आपको सरल लगेगा, और लेकिन ये प्रश्न जब आप डिकोड करेंगे, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, तब आपको इस प्रश्न की तकनीकी बारीकियां समझ में आएंगी। ये देखिए प्रश्न जो है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। आपको थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप हमारी आवाज़ सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है? आपका क्या मत है? IBC was a urban civilization. What is your opinion? Your opinion. आपका क्या मत है ना? इस बात पे आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा कि आपका क्या मत है। ठीक है। दूसरी बात, जो कथन दिया गया है वो है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने इस प्रश्न में कहीं नगर नियोजन तो नहीं लिख दिया? यदि आपने नगरीय सभ्यता की बजाय इसमें आपने नगर नियोजन लिखा होगा तो आपका प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता और नगर नियोजन में अंतर होता है। नगरीय सभ्यता का एक भाग है नगर नियोजन, और नगरीय सभ्यता एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने इस प्रश्न में नगर नियोजन लिखा है तो आपका प्रश्न पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न अधूरा है ना? समझ में आया आपको? तो अब हम जानते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है आपका क्या मत है। मतलब हम जैसे कोई इतिहासविद हों, हम कोई पुरातत्व शास्त्री हों, लेकिन प्रश्न की चूंकि कंडीशन दी गई है तो हमें लिखना तो पड़ेगा ही। आयोग की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। आपको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि जरूर मिल सकती है, लेकिन आपको प्रश्न का तो जवाब जो लिखा जाएगा उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। तो मैंने इस प्रश्न को तैयार करने से पहले बहुत बार मेरा ध्यान बार बार इस शब्द पे जा रहा था कि आपका क्या मत है। तो आपका क्या मत है, इस बात को मैंने ध्यान में रख करके इस प्रश्न के उत्तर को फ्रेम किया है, ड्राफ्ट किया है। देखिए, हम इस प्रश्न की जो मांग है उसको हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, हम उसको कैसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो बातें लिख लेते हैं ना। इस प्रश्न की के दो आयाम हैं। विषय इसका जो है वो है नगरीय सभ्यता, और
प्रश्न की जो मांग है वो क्या है, आपको ये बताना है, आपको बताना है, इतिहासविदों के आधार पर नहीं, पुरातत्व शास्त्रियों के मत के आधार पर नहीं, आपको अपने स्वयं समझ के आधार पर बताना है कि एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें जो आपका मत है वो कैसे उभरेगा, कैसे इमर्ज होगा, योर ओपिनियन, है ना। अब आपको देखिए, आपका मत पूछा जा रहा है, इसका मतलब सीधा है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत गहरा नॉलेज होना चाहिए। कुछ बच्चों ने तो ये घोषित कर दिया है कि पेपर 1 और पेपर 2 बहुत सरल आया था, है ना, लेकिन मैंने जब सॉल्यूशन किया तो मुझे लगा कि प्रश्न पत्र इतना सरल भी नहीं था जैसा कि लोग बता रहे हैं। खैर, आपका क्या मत है? देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कथन है नगरीय सभ्यता थी और आपका मत आपको बताना है। तो नगरीय सभ्यता, अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द आ जाते हैं ना, नगरीय और सभ्यता, सभ्यता, है ना, 2 शब्द है। अभी थोड़ा प्रैक्टिस कम है मेरी, हो जाएगी, है ना। तो नगरीय का मतलब क्या होता है? जहां पर गैर कृषि कार्य होते हैं, नॉन एग्रेरियन वर्क्स होता है। और सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता का मतलब है जो भी मूर्त चीजें, कॉन्क्रीट फॉर्म में जो भी चीजें हमको मिली हैं वो क्या है। यानी इन दोनों शब्दों को अगर हम जोड़ देंगे तो नगरीय सभ्यता का मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था उसमें जो नगर थे, उन नगरों में कौन कौन से हमें फिजिकल फैक्ट्स या फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं, जिसके आधार पर हम ये बताएंगे कि ये नगरीय सभ्यता थी। लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं करना है आपको, है ना, क्योंकि आपको अपना मत भी जोड़ना है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे ऐसा जैसा मैंने अभी बताया है तो आपका मत गायब हो जाएगा। तो आपका जो मत है, देखिए मैंने इसको कैसे जोड़ा है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया गैर कृषि कार्य, क्योंकि कोई भी नगर जो होता है उसमें नॉन एग्रेरियन वर्क्स होते हैं, गैर कृषि कार्य होते हैं, जैसे विनिर्माण है, जैसे सेवा है, जैसे उद्योग है, जैसे शिल्प उद्योग है, आदि आदि। तो सबसे पहले इंट्रो में हमने क्या लिखा, आपको अपनी बात अपने मत से शुरू करना है। जो प्रश्न में पूछा जाए उसको पहले ही हाईलाइट कर दीजिए। देखिए, पहले ही हाईलाइट कर दिया मैंने, अभिमत दिख रहा है ना आपको, ये लिखा है अभिमत, मतलब मेरा क्या मत है ना। अभी मतलब स्वयं का, मत मतलब ओपिनियन। तो मैंने लिखा सिंधु नदी घाटी क्षेत्र का नगरीय सभ्यता में परिवर्तित होना आर्थिक गतिविधियों में क्रमिक परिवर्तन का परिणाम था। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा अभिमत है, क्योंकि है तो वही सारी चीजें, लेकिन आपने उससे अपनी समझ कैसे बनाई। अब आप जानते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें कई स्टेजेस होते हैं विकास के। पहला स्टेज होता है प्री हड़प्पन, फिर उसके बाद आता है अर्ली हड़प्पन, और फिर आता है मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मुझे हिंदी थोड़ा सा शब्द नहीं मिल रहा था तो मैंने इसको अंग्रेजी में ही लिख दिया है, पर देवनागरी लिपि में लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। अब प्री हड़प्पन में क्या था, देखिए पशुपालन था। अर्ली हड़प्पन में पशुपालन किस में परिवर्तित हो जाता है, स्थायी कृषि में परिवर्तित हो जाता है, यानी परमानेंट एग्रीकल्चर होने लगता है। और फिर परमानेंट एग्रीकल्चर जो होता है वो मैच्योर हड़प्पन में क्या हो जाता है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, यानी अतिरेक उत्पादन। अतिरेक उत्पादन का मतलब क्या, कि अपने भरण पोषण से ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है उसे ही तो हम सरप्लस प्रोडक्शन कहेंगे। अब देखिए, आपके पूरे उत्तर का जो केंद्र बिंदु है, उसकी जो धुरी है वो है आपका अतिरेक उत्पादन। ये है अतिरेक उत्पादन, और हम जो बताएंगे यहां पे वो इसी मैच्योर हड़प्पन अतिरेक उत्पादन का ही डिटेल्स है। अब देखिए, यहां पे आपने गेम कर दिया, मतलब जो मूल्यांकन करता है
वो एक बार जरूर इसको पढ़ के सोचेगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको इन दोनों को छोड़ देना है। हमने ये बात इसलिए ली क्योंकि जो क्रमिक परिवर्तन है उसी से एक एग्रेरियन सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म होता है, उसमें रूपांतरित होता है। और रूपांतरण का जो आधार है वो क्या है? एक नॉन एग्रेरियन वर्क्स, ये ध्यान रखिएगा। नॉन एग्रेरियन जो वर्क्स है वो इसका आधार है, इसकी जान है इस सिविलाइजेशन की, इसकी आत्मा है। अब इसी अतिरेक उत्पादन के पक्ष में हम तथ्यों और साक्ष्यों के साथ इसको डिटेलिंग करेंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ना कि नगर नियोजन बताएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नगर नियोजन यदि आप लिखेंगे तो ये आपने प्रश्न का जो विस्तार है उसको आपने संकीर्ण कर दिया, खुद से कर दिया, है ना। ये हम अपने लाइव आंसर राइटिंग सेशन में आपको सबसे पहले यही समझाएंगे कि आप प्रश्न को कैसे समझेंगे, कैसे जो प्रश्न है एनकोडेड उसको आप कैसे डिकोड करेंगे, है ना। तो इन सब बातों को हमारा जो 6 जुलाई से ये सेशन शुरू होने जा रहा है, इसका आप आनंद जरूर ले लीजिएगा। और बहुत आंसर राइटिंग से या लिखने से या पेपर कठिन आ रहा है ना, ऐसा सोचने से तो बात बनेगी नहीं। अगर कठिन आ रहा है तो आपको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, अगर सरल आ रहा है तो आपको वैसा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अब ये बॉडी पार्ट है हमारा, ये क्वेश्चन का यहाँ तक 10 नंबर तक ये बॉडी पार्ट है, और ये जो अभी हमने बताया है आपको ये उसका इंट्रो है और ये उसका जो है निष्कर्ष है। बात समझ में आया आपको? यानी क्वेश्चन के उत्तर के जो उत्तर का आप वो देखिएगा, फ्रेमिंग देखिएगा। बॉडी हमेशा बड़ा होता है और इंट्रो हमेशा छोटा, और निष्कर्ष तो और छोटा हो तो और अच्छा रहता। वर्ड लिमिट भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। और इतना लिखने में आपको समय भी कितना लगेगा, इन सब बातों को ध्यान दे करके मैंने ये लिखा है क्वेश्चन, है ना। अब हमने देखो लिखा है क्या यहाँ पे, हमने इसमें अपने मत की पुष्टि में कौन सी बातों को कहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मत की पुष्टि आपको अपने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर ही कहना पड़ेगा कि आप मनगढ़ंत बातें कहेंगे, है ना। तो देखिए वहाँ पे सबसे बड़ी बात आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य मिलती है। अब आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन से साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य के नाम लिख दीजिएगा कि वहाँ पर नाव, बोट्स, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट्स, ऑक्सेंस, है ना, और ये जहाज और आपका, तो ये सब जो है इन्हीं के माध्यम से तो व्यापार होता था, है ना। और व्यापार तभी होगा, ये ध्यान रखिए, जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा। देखिए उससे कनेक्ट हो गया आपका बात। अब दूसरा देख लेते हैं, है ना। पहला आपको समझ में आया, दूसरा गैर कृषि कार्यों के साक्ष्य सभी शहरों से लगभग मिलते हैं। जैसे मन के यानी बीड्स बनाने के कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलती हैं, भले ही हाथ से बनाए जाते थे, मशीन तो थी नहीं उस समय, लेकिन बड़े पैमाने पर बनाए जाती थी। और फिर देखिए लाल एवं काले मिट्टी के बर्तन, है ना, रेड एंड ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, है ना, आप पढ़ते होंगे इसको, वो भी वहाँ से मिलते हैं। और वहाँ से सूत या धागा, थ्रेड्स, उसका भी साक्ष्य मिलता है। चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स या आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है? अगर बना भी लेंगे तो बेचेंगे कहाँ? तो बेचने के लिए मार्केट चाहिए, और मार्केट कहाँ होता है? नगर में होता है। और नगर जो रहता है वो एक प्रकार का सेवा केंद्र होता है जिसमें आसपास के लोग आकर के वहाँ से परचेजिंग करते हैं। ओके, अब शिल्प व्यवसायों की प्रधानता, मैंने फिर देखिए क्या लिखा है, नॉन एग्रेरियन वर्क्स। तो यानी जो क्राफ्ट्स है वो क्या है, वो क्राफ्ट्स की जो ऑक्यूपेशन है वो भी तरह तरह की। कैसे? देखिए गोल्ड स्मिथ, सुनार, जुलाहे, वीवर्स, नाव बनाने वाले, बोट मेकर्स, कुम्हार, है ना, पॉटरमैन क्या बोलते हैं। तो ये सब जो है ये सिद्ध करते हैं कि ये व्यवसाय बताते हैं, ऑक्यूपेशन ये बताते हैं कि इनकी मांग रही होगी, और इनकी मांग जहां होगी
वो अपने लिए तो ये बनाते नहीं है कुमार बर्तन, वो किसके लिए बनाता था? दूसरों के लिए, आसपास का जो कृषि क्षेत्र होता था उसके लिए। तो यानी ये जो सारे नगर हैं ये एक प्रकार के सेवा केंद्र हैं, है ना। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि वृहद संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो ये जो मेगा स्ट्रक्चर्स वहाँ देखते हैं, जैसे ग्रेट ग्रेनरी आप पढ़ते हैं, ग्रेट बाथ्स पढ़ते हैं, ये क्यों बनाए जाते थे? इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में लोग उसका उपयोग कर सकें। आप गांव में एक स्विमिंग पूल बना दीजिए, आप चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कुछ इसी तरह से आप समझ लीजिएगा। और इसमें ग्रेट ग्रेनरी जो है, आप सोचिएगा उसको क्यों बनाया गया? उसको इसलिए बनाया गया कि जो अतिरिक्त उत्पादन जो आसपास की कृषि क्षेत्रों से नगरों में आ रहा है उसको स्टोर किया जा सके और नगरवासियों को उसकी सप्लाई की जा सके। इसलिए ये स्टोरेज प्रणाली, इससे भी सिद्ध होता है कि वहाँ पर जो गैर कृषि कार्य होते थे वो उसका एक प्रमाण है ये। अब पांचवा पॉइंट, आयात के भी साक्ष्य मिलते हैं, इंपोर्ट के एविडेंसेस मिलते हैं। क्या? अफगानिस्तान और ईरान से है ना ये सोने, और ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है कि अफगानिस्तान और ईरान से जो महंगे स्टोन्स होते थे उनका आयात किया जाता था, और बहुत सारी जो धातुएं होती थी वो वहाँ से मंगाई जाती थी, जिसमें आप देखेंगे जवाहरात का आयात किया जाता था, प्रीशियस स्टोन्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये सब वहाँ से आयात किए जाते थे ना। सोने और हीरे और जवाहरात इनका आयात किया जाता था, फिर इनको पॉलिश्ड करके इनको तमाम जो आसपास के क्षेत्र होते थे, मेसोपोटामिया है या सुमेरियन है सभ्यता है, वहाँ पे इसका निर्यात कर दिया जाता था। देखिए यहाँ पे निर्यात के भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बर्तन का, मनके का, टेराकोटा फिगर्स जो मृण मूर्तियाँ बोलते हैं हिंदी में इसको, हाथीदांत से बनी हुई जो आपकी वस्तुएं होती थी, आइवरीज, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक प्रकार से एक्सपोर्ट की जाती थी। इसके साथ साथ कृषि उपजों का, एग्रेरियन जो आपके प्रोडक्ट्स होते थे, प्रोड्यूस होते थे, वो भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। देखिए इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जौ, गेहूं, मटर, तो फिनिश्ड गुड्स के साथ साथ जो आपके एग्रेरियन गुड्स होते थे, प्रोड्यूस होते थे, वो भी निर्यात किए जाते थे। इसके बाद जो आपका आयात निर्यात या व्यापार होता था वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता था। अब इसका कोई ना कोई माध्यम होगा, या तो बार्टर सिस्टम होगा, वस्तु विनिमय होगा, या फिर क्या होगा, कोई मुद्रा होगी। अब उस समय जो मुद्रा थी वो मोहरें या सील हुआ करती थी, जिसके साक्ष्य हमको पड़ोसी सभ्यताओं से मिले हैं, मेसोपोटामिया से मिले हैं या सुमेरियन सभ्यता से मिले हैं, जिससे सिद्ध हो जाता है कि ये सभ्यताएं आयात निर्यात। अब आप सोचिएगा आयात निर्यात कब होगा? जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यही सरप्लस प्रोडक्शन है, इसी को डिटेलिंग करना है। ओके, अब आता है देखिए सामाजिक जीवन के साक्ष्य, देखिए इसमें, है ना। सामाजिक जीवन में जो औरतें होती थी वो आभूषण पहनती थी, चूड़ियाँ पहनती थी, ईयर रिंग्स पहनती थी, कंगन, ब्रेसलेट्स, ये सब पहनती थी। इससे ये पता चलता है कि इन वस्तुओं का कोई ना कोई इनको तो बनाता होगा। अब इनको गांव में तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि गांव में तो खरीदने वाले कुछ लोग ही होंगे, तो बनाया जाएगा तो नगरों में। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था वो काफ़ी बड़े स्केल पर होता था। ओके, तो ये बात आपको है ना। अब आते हैं, देखिए सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है भैया, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता का मैप देखेंगे तो उसमें कितने सारे आपको नगर दिखाई देते हैं। ये जो नगर हैं, ये नगरों की संख्या है, और नगरों की जो एक दूसरे से दूरी है वो सिद्ध करती है कि ये नगरीय सभ्यता थी। अब हमने नगरों की संख्या तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नगरों की दूरी में आप कैसे समझेंगे? नगरों की दूरी भी बताती है कि ये नगरीय सभ्यता थी। कैसे? कि एक नगर से अगर कोई दूसरा नगर बहुत दूर है, इसका मतलब है कि उसका जो सर्विस्ड एरिया है आसपास का वो एग्रेरियन होगा, है ना। तो इससे ये पता चल जाता है नगरों के बीच की जो दूरी है कि इसमें अनेक सेवा नगर थे। अब ये सेवा नगर इसलिए होंगे क्योंकि अतिरिक्त प्रोडक्शन है, सब्सिस्टेंस,
आपका एग्रीकल्चर नहीं है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी नहीं है, निर्वाहक अर्थव्यवस्था नहीं है, ये एक प्रकार की सरप्लस प्रोडक्शन इकोनॉमी है। अब आते देखिए 10वें नंबर पे है आधारभूत संरचना संबंधी साक्ष्य, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ आपको फिजिकल जो आपके साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, वो भी यहाँ से मिलते हैं। जैसे देखिए सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं, बंदरगाहों के साक्ष्य मिलते हैं, गोदी डॉकयार्ड्स जो होता है उसका साक्ष्य मिलता है, सीवरेज सिस्टम जो वहाँ पे नाली व्यवस्था है उसके साक्ष्य मिलते हैं। आपने देखा गांव देहातों में तो ये बनाई नहीं जाती, क्यों? क्योंकि वहाँ आबादी कम होती है। अब देखिए लास्ट में आप क्या बताएंगे, आपको निष्कर्ष बताना है। उपरोक्त नगरीय लक्षणों, या आप तत्वों भी लिख सकते थे, के आधार पर ये सभी नगरीय लक्षण हैं और यही सब सिद्ध करेंगे कि यह सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो उपरोक्त नगरीय लक्षणों के आधार पर देखिए, अब यहाँ पे शब्द देखिए, हम कह सकते हैं, है ना, ये शब्द आया, इसी से आपके आंसर का जुड़ाव हो गया अभिमत से और हम कह सकते हैं, और आंसर की डिमांड भी फुलफिल हो गई है कि आपका क्या मत है, क्योंकि यहाँ भी हमने अपने आप को हाईलाइट किया है। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था आपको समझाने का, और इससे कोई जुड़ी हुई बातें आपका मन में या कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिख सकते हैं। और हमारा जो विजिल IAS आंसर राइटिंग का जो क्लास है वो 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हो रहे हैं उनको भी ये ज्वाइन करना चाहिए। जो अभ्यर्थी अगले एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं उनको भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहिए। और जो अभ्यर्थी 2020 का जिन्होंने 21 का जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, वो किसी कारणवश उनका स्कोर कम हो गया है, उन्हें भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि क्यों मैं ऐसा आपसे अपील कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ अ स्किल, ये एक कौशल है, ये एक कला है जो सीखी जाती है। इसको केवल पढ़ने से या सुनने से ये कला आंसर राइटिंग की आप में नहीं आएगी। जब आप स्वयं इसको करेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे। आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।